हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नए ड्रामे के साथ। तो ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है और छोटा भी है, तो आई होप कि आप इस ड्रामे को एंड तक जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि जिस चीज से हम जितना दूर भागते हैं वो चीज हमारे उतने ही पास आती है। तो ये जो डायलॉग है ना, ये हमारे इस ड्रामा के लिए बिल्कुल सूटेबल है। आई नो कि मेरी बातें अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे ही आप इस ड्रामे को देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। Wait another minute, no. I'm a man on a mission. I'm a man on a शुरुआत होती है हमारी फीमेल मेन लीड से, जिसका नाम की लिए होता है। वो कार के शोरूम में जाकर एक कार को बड़े ही गौर से देख रही होती है। तभी उस शोरूम का मालिक वहाँ पर आकर उसे डांट कर भगा देता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो एक भिखारी है। बट तभी वो अपने बैग से उसे अपने सारे डेबिट कार्ड्स दिखाती है। जैसे ही वो उसको देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद उसका वेलकम करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उन डेबिट कार्ड्स को अपने मैनेजर को दिखाता है तो उनमें 1 रुपए नहीं होता है और वो सारे कार्ड एकदम यूजलेस होते हैं। यही बात उसकी मैनेजर भी उसे बताती है। इन सारी बातों को सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है और सारे कार्ड उस पे फेंक देता है। भले ही लिए का बैंक बैलेंस अभी खाली था, लेकिन आज से पहले उसके साथ ऐसा बिहेव किसी ने नहीं किया था। इन सारी चीजों को देखकर लिए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाकर बोलने लग जाती है कि आखिरकार तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता भी है कि मेरा फियांसे कितना ज्यादा अमीर है। मैं चाहूँ तो चुटकी बजा के तुम्हारे इस शोरूम को खरीद भी सकती हूँ, और एक्चुअली में ये जो शोरूम है ना, ये भी मेरे फियांसे का ही है। बेचारे की जो अभी हालत थी, इस हालत को देखकर तो किसी को भी उसके बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है और वो उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। वो दोबारा से उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब की बार सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इतने बेइज्जती होने के बाद वो उन सभी से बोलने लग जाती है कि देखना, एक दिन मेरा भी आएगा जिससे मैं तुम सभी को बताऊंगी। ऐसे ही कहकर वो सीढ़ियों पे आकर बैठ जाती है। उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, बट उसके पास 1 रुपए नहीं था। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसे खाने के लिए कुछ देती है और उसके बाद उससे बोलने लग जाती है कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी लंबी चौड़ी हो, तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करती हो। जिस हिसाब का बिहेव शोरूम के लोगों ने तुम्हारे साथ किया, इस सारी चीजों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा तुम्हारे लिए। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक सभी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो मैं तुम्हें एक सजेशन दे रही हूँ, तुम हमारी कंपनी में क्लीनर की जॉब कर सकती हो। तुम्हें काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे वहाँ पर। वैसे भी हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। तो लिए उससे बोलती है कि तुम मुझे एक काफी अच्छी लड़की लग रही हो। तो तुम्हें मैं बता दूं कि मैं एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा, अगर मैं इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मैं इस तरीके से भिखारी बनकर क्यों घूम रही हूँ। तो इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। मेरे ग्रैंडफादर मेरी बिना परमिशन के मेरी शादी अपने बिजनेस पर्पज के लिए एक बहुत ही अमीर इंसान से करवाना चाहते थे। और तुम्हें बताऊं कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे आज तक मैंने देखा भी नहीं है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने तो मुझसे बोल दिया, अगर तुम्हें इस घर पे रहना है तो तुम्हें इस लड़के से शादी करनी होगी। आई नो कि ये ऑप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इतनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर मुझे बहुत ही जल्द एक सिंपल लाइफ जीनी थी। लेकिन मैं एक ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती थी जिसे मैं जानती ना हूँ। उस लड़के को लिए की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसे बनी बनाई कहानी सुना रही है। फिर लिए उससे बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर मेरी एक बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैं वहाँ पर से भाग गई। बट उनके चमचे तभी भी मेरा पीछा कर ही रहे थे। इतने में ही मुझे वहाँ पर एक भिखारी दिखा। मैं इस बात को जानती थी कि अगर आज उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो उसके बाद तो मैं कभी भी अपने मन मर्जी का कोई भी फैसला नहीं ले सकती हूँ। इसलिए मैंने उस भिखारी को पकड़ा और उसके बाद उसके कपड़े निकालकर उसके कपड़े खुद पहन लिए, और इसी तरीके से वो अब तक मुझे पकड़ नहीं पाए। उस लड़की को ऐसा लगता है कि लियांग का दिमाग कुछ खराब है, इसलिए वो उससे ये सारी बातें बोल रही है। तो वो लड़की उससे बोलती है कि जो कुछ हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब तुम जॉब कर सकती हो। लो, मेरे बॉस का कार्ड पकड़ो, और अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ जाना। लियांग उसके पास जाती है और उसका ID कार्ड देखती है। फिर उसे बोलती है कि तुम्हें मैं एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार दिलाऊंगी। वो लड़की उससे काफी मना करती है, लेकिन लियांग उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और जबरदस्ती उसे शोरूम में लेकर आ जाती है और उसे इंसान के पास दोबारा जाकर बोलने लग जाती है कि तुम अभी मुझे पहचान नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे बॉस के फियांसे हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम इस लड़की को जल्दी से एक एक्सपेंसिव कार दिलाओ।
इधर इस लड़की का शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो तो अपने ही मन में बोल रही थी कि नहीं चाहिए मुझे कार, कम से कम मेरी बेइज्जती तो मत करवाओ। पर दोबारा से सेम वही होता है, वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब कुछ पैसे कमाने के लिए उसे जॉब तो करनी ही थी, इसीलिए वो उस लड़की के कहने पर उसे ऑफिस में चली जाती है क्लीनर का इंटरव्यू देने के लिए और कहने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पर कि मैं एक इतने छोटे से कंपनी में काम करूंगी, चलो कोई बात नहीं। ऐसा ही कहकर जैसे ही वो अपना पैर आगे बढ़ाती है तभी उसका पैर उसके बॉस से टकराता है और वो नीचे ही गिरने वाली होती है। तभी उसके बॉस उसे पकड़कर बचा लेते हैं। जब उसकी नजर अपने बॉस पर पड़ती है तो उसके बॉस बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं उसे, बट उसे इस बात का डर था कि पहला ही इंप्रेशन उसका उसके बॉस पर इतना गंदा पड़ा था। थोड़ी ही देर में जब वो जा रही होती है तभी उसकी नजर बॉस की फोटो पर पड़ती है और उसे देखकर बोलने लग जाती है कि हाँ कंपनी तो सही है लेकिन मेरी कंपनी से तो छोटी है। लेकिन इतने में ही जैसे ही वो उसका नाम पढ़ती है तो उसका नाम होता है मिस्टर लू। इट मीन्स कि जो उसका बॉस था वो कोई और नहीं था बल्कि वो ही लड़का था जिससे शादी करने के चक्कर में वो अपने घर से भाग गई थी, यानी कि ये उसका प्यारा फियांसे। इसी तरीके से सीन शिफ्ट होता है और उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो गिरने वाली होती है। तभी उसके बॉस उसे बचा लेते हैं। वो थैंक यू बोलने ही वाली होती है उन्हें, इतने में ही वो उसकी शर्ट को छोड़ते हैं, वो नीचे गिर जाती है दोबारा से। वो उसके तरफ देखते हैं और उसके बाद उससे डर्टी कहकर वहाँ पर से चले जाते हैं। उनके इस बिहेवियर को देखकर लिए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस टाइम पर वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद वो जैसे ही ऑफिस में आती है और उसके बाद उसकी फोटो को देखकर बोलने लग जाती है कि भले ही तुम हैंडसम हो लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ठीक ही हुआ जो मेरी तुमसे शादी नहीं हुई। इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि क्लीनर के पोजीशन के लिए ही वहाँ पर काफी सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर कि एक काफी ओल्ड मैन भी होते हैं, वो भी इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। जैसे ही एक लड़के की नजर उन पर पड़ती है तो वो उनसे बदतमीजी से बात करने लग जाता है। सभी लोग ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं बस, पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है। जैसे ही लिए ये सब देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो उसके पास जाकर उस लड़के को बोलती है कि तुम पे तमीज नहीं है, इतने बूढ़े इंसान से कोई इस तरीके से बात करता है, अगर कोई तुम्हारे डैड के साथ ऐसे बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दो उन्हें। तो वो रूड लड़का उससे बोलता है कि ये रिस्पेक्ट देने के लायक नहीं है, इन्हें क्या जरूरत है जॉब करने की, इतने बूढ़े हो गए, अपने बिस्तर पे जाके आराम करें, यहाँ पर ये हम सबकी पोजीशन छीनने के लिए आए हैं। तभी लिए उससे बोलती है कि तुम भी तो इतने जवान हो, तो मैं जॉब के अलावा कोई और जॉब नहीं कर सकती हो क्या। वैसे सच बताऊं तो जो इतने बूढ़े इंसान के साथ इस तरीके से बात करता है ना, वो इंसान किसी के भी साथ काम करने के लायक नहीं होता है। लिए की बातें सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस होता है। तभी लिए उस ओल्ड मैन की तरफ देखती है तो वो ओल्ड मैन कोई और नहीं होता है बल्कि वही होता है जो उसके घर पर काम करने के लिए आया था। तो उसके बाद लिए उन ओल्ड मैन की तरफ देखकर उनसे बोलती है कि आपने हमारे यहाँ जॉब क्यों छोड़ी। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले किसी और जगह पर जॉब करता था। लिए जानती थी कि अगर वो उन ओल्ड मैन को कुछ भी बताएगी तो सभी के सामने अपना मुंह खोल देंगे और सभी को बता देंगे कि वो कितनी ज्यादा अमीर है, लेकिन अब वो ये नहीं चाहती थी। तभी वो उनसे बोलती है कि अरे मुझे लगा बस। तो जो उनका इंटरव्यू ले रहा था वो लड़का बाहर पर आता है और वो उनसे बोलता है कि इतना शोर क्यों हो रहा था। तभी लिए उन्हें सारी बात बताती है। लिए की बात सुनने के बाद वो इंटरव्यूअर लिए से और उस ओल्ड मैन से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो उन दोनों को ही जॉब पर रख देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि जॉब पर आप बस मॉरल वैल्यूज की वजह से ही नहीं रख सकते हो, बल्कि आपको उसके क्वालिफिकेशंस भी चेक करनी होगी। और उस भिखारी ने 10th तक भी मुश्किल से पढ़ा होगा। उस लड़के की बातों को सुनकर लिए हंसने लग जाती है और उसके बाद फटाफट से अपने बैग से अपने डॉक्यूमेंट्स निकालती है। भले ही आज उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन बिलोंग तो वो भी एक रिच फैमिली से ही किया करती थी, तो डेफिनेटली उसका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफी अच्छा रहा होगा। एक के बाद एक जब वो सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाती है तो किसी को भी भरोसा नहीं होता है कि लिए ने इतने महंगे स्कूल और इतने महंगे कॉलेज से पढ़ा हुआ है। वो इंटरव्यूअर उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखकर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके बाद उससे बोलता है कि तुम एक क्लीनर की जॉब तो नहीं कर सकती हो, लेकिन हाँ अगर तुम किसी और पोजीशन के बारे में सोच रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है बॉस की और बॉस को देखकर सभी लड़कियों की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि वो इतने हैंडसम और हॉट जो थे। बॉस को देखने के बाद उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए थोड़ी आई थी, बस बॉस को ही देखने के लिए आई थी और मेरा एम तो सक्सेसफुल हो चुका है। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस लड़की की बात लिए सुन लेती है। उसके पास अभी एक अपॉर्चुनिटी तो थी ही कोई सी भी जॉब पोजीशन चुनने की, इसलिए वो उस इंटरव्यूअर से बोलती है कि मुझे बॉस की सेक्रेटरी बनना है। इस बात को सुनने के बाद वही लड़की बोलती है कि उनकी ऑलरेडी एक सेक्रेटरी है। तभी लिए उससे बोलती है कि ओके कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बॉस मुझे भी अपनी सेक्रेटरी बनाकर देख ले और उसके बाद उन्हें जो भी सेक्रेटरी डिजर्विंग लगेंगी वो ही उनकी परमानेंट सेक्रेटरी बन जाएगी। तो इंटरव्यूअर इसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देता है और यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।